Hello class 10th, welcome back to Zenith Guru Next Step where you unlock your potential. So today we are going to discuss paper code ZZ202425 10th Science 02. तो ये हमारा पेपर कौन सा है? 02 है एंड इसका सिलेबस क्या था? चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो आई होप कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा और आपने स्कोर भी बहुत अच्छा किया होगा. आज हम उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो आई होप कि मेरी वॉइस आप सब तक पहुंच रही होगी. लेट्स स्टार्ट दिस. चलिए तो पहले देख लें कि क्वेश्चन पेपर क्या था. तो ये आपको क्वेश्चन पेपर मिला था जिसमें आपको टोटल 20 MCQ मिले थे एंड आपकी जो टाइमिंग थी वो 30 मिनट्स थी, राइट? तो ये सब तो आप कर चुके हैं. अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम. और जिन भी स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट नहीं दिया है और वो चाहते हैं कि नेक्स्ट जो टेस्ट हो उनका मिस ना हो, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ मैं इन्फॉर्म करूंगी उनको, लास्ट तक उनको ये वीडियो देखना है. ओके, चलिए. सो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 है हमारा, अमंग मेटल्स विच इज द लीस्ट इफेक्टिव हीट कंडक्टर्स. तो इन मेटल्स में से लीस्ट इफेक्टिव कौन है? ठीक है, कंडक्टर्स के लिए. जैसे लीस्ट इफेक्टिव कंडक्टर कौन है? बेसिकली लेड, मर्क्यूरी, कैल्शियम एंड सोडियम. कंडक्टर क्या होते हैं? हीट कंडक्टर बोले तो ऐसा स्पीशीज, ऐसा मटेरियल विच अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू इट, उसको हम बोलेंगे हीट कंडक्टर, राइट? तो बैड हीट कंडक्टर कौन है इसमें से? लेड है, मर्क्यूरी है, कैल्शियम है या फिर सोडियम है. ठीक है, तो बैड कंडक्टर और हम बोलते हैं लीस्ट हीट कंडक्टर इज लेड. कौन सा मेटल हो जाएगा? लेड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, पुअर हीट कंडक्टर है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव डैश प्लस वाटर. तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करके लिखना है कि ये जो डैश है वहां पे हम क्या लिखेंगे. ठीक है, वहां पे क्या आएगा रिएक्शन में. सो Al2O3 प्लस 2NaOH गिव, क्या बनेगा यहाँ पे? NaAlO2. दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट. क्या है इसका नाम? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विच ऑप्शन इज करेक्ट? AlOH का होल थ्राइस, Na2O, NaAlO2 या फिर AlNaO2. तो क्या हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट. यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. So question 3. Question 3 है, which of the following is the correct order of the metal in the given list in terms of their reactivity as indicated by the arrows. तो according to reactivity series हमें बताना है कि which series is correct. ठीक है, सबसे पहले जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम. सो एज वी ऑल नो कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग्स ऑल द मेटल्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक. तो यहाँ पे क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया. थर्ड है सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन. सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन. नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? Yes, which option is correct? Sodium, zinc, magnesium, iron या फिर sodium, magnesium, zinc and iron. See, zinc is more reactive. ठीक है, so according to this question which option is correct? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? Yes, which option is correct? Third और fourth. See, magnesium is more reactive than zinc और zinc is more reactive than magnesium. यही था.
तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये भी हमारा गलत है। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। So question 4th is, on prolonged reaction of iron with steam, which of the following oxides of the iron would be produced? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आयरन को हम बहुत लंबे टाइम तक स्टीम में हीट कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ पे? यस, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा हीट करने के बाद Fe3O4 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन क्या है, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3 एंड Fe2O4. सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Fe3O4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। So question 5th is, which of the following tire compound is not an ionic compound? तो कौन सा इसमें से कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड नहीं है? अब आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है कि एक स्पीशीज अपना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, दूसरा स्पीशीज पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। जब इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं किया जाता है, जहां पे सिर्फ शेयरिंग होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आपके सिलेबस में दो ही बॉन्ड के बारे में बात की गई है, या तो कोवलेंट बॉन्ड होगा या तो आयोनिक बॉन्ड होगा, राइट। तो KCl, HCl, CCl4 एंड NaCl। तो KCl का जो बॉन्ड है, सोडियम, ये पोटाशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन को सख्त एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। HCl की अगर हम बात करें, सी, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट हाइड्रोजन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पूरा पूरा अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, इन दैट केस ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब शेयरिंग हो गई तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। फिर CCl4 की बात करते हैं तो कार्बन ऑलवेज शो कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे ये भी कोवलेंट बॉन्ड हो गया। NaCl आयनिक बॉन्ड है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड। कहाँ है ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड? ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 6th। So, question 6th is, sodium, potassium, magnesium and other highly reactive metal are extracted by the following method। तो इन highly reactive metals को हम किस तरीके से extract करते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि हमने मेटल को पहले क्लासीफाई किया, मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, और तीनों के अलग अलग प्रोसीजर्स थे टू एक्सट्रैक्ट। तो वही बताना है हमको कि दीज आर दी हाईली रिएक्टिव मेटल। सो इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे? फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स, एंड यहाँ पे आई थिंक कार्बोनेट भी होना चाहिए था। ठीक है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। सो बेसिकली हाईली रिएक्टिव जो स्पीशीज है, हाईली रिएक्टिव जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोल्टन क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड से हम क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। So question 7th is, which of the following are the example of amphoteric oxides? Now amphoteric oxides क्या होते हैं? Which behave as a acid as well as base। जब
उस कंपाउंड के साथ कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, जब उस कंपाउंड के साथ कोई बेस रिएक्ट करेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की जैसे बिहेव कर सकते हैं, जो दोनों की तरह रह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अमलगम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट। अमलगम किसका कॉम्बिनेशन है? कॉपर एंड टिन, मर्क्यूरी, लेड एंड टिन या फिर कॉपर एंड जिंक। यस, तो अमलगम, जहां पे भी अमलगम नाम आ जाए ना, ये समझ लेना कि वहां पे मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अमलगम के साथ जिंक आ सकता है। ठीक है, अमलगम के साथ कोई दूसरा अमलगम यानी कि मर्क्यूरी के साथ जिंक आ सकता है, ZnHg। ठीक है, या फिर कोई दूसरा स्पीशी, कोई दूसरा मेटल आ सकता है, बट मर्क्यूरी वहां पे स्पेसिफिक रहेगा, उसी के लिए नाम आता है अमलगम। ठीक है, सो अमलगम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, खास करके यहाँ पे मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। So question 9th is, objects made of copper lose their luster and develop a green coating made of। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ टाइम के बाद अपने लश्चर यानी कि उनका जो शाइनी होता है, ठीक है, शाइनीनेस जो उनकी है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू ग्रीन कोटिंग। किस चीज की ग्रीन कोटिंग उनके ऊपर चढ़ जाती है जिसकी वजह से उनकी शाइनीनेस खत्म हो जाती है? कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या फिर कॉपर कार्बोनेट। तो किस चीज की उनके ऊपर कोटिंग आ जाती है? उनके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, किसकी कोटिंग आ जाएगी? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आने से क्या हो जाता है? यस, ये ग्रीन कलर इन्हीं की वजह से दिखने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। So question 10th is, the oxidation of moderately reactive metals such as zinc, iron, nickel, tin, copper and so on is reduced by। तो इन मेटल्स को हम अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में, तो हम इनका क्या कर देते हैं? रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो किसकी हेल्प से हम इसका रिडक्शन करते हैं? एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कैल्शियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ताकि इनका रिडक्शन हो और हमें जो मेटल चाहिए वो मिल जाए। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th, क्वेश्चन 11th इज, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ। विनेगर किसका सोल्यूशन है? देखो ये चीज तो हमको पता है कि विनेगर एसिटिक एसिड से मिलके बनता है, बट क्या पूरा एसिटिक एसिड ही विनेगर कहलाता है या फिर कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड विनेगर कहलाता है? सो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं, सो इट विल फॉर्म विनेगर एंड दैट इज 30 to 40% of acetic acid in alcohol, 5 to 8% of acetic acid in alcohol, 5 to 8% of acetic acid in water, 15 to 20% of acetic acid in water। तो अगर हमें विनेगर बनाना है तो हमें 5 to 8% of acetic acid पानी में डालना होगा, ना कि एल्कोहल में। ये चीज याद रखना। ठीक है, किस में डालेंगे हम एसिटिक एसिड को? पानी के अंदर। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11th ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th।
सो क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द गिवन कैन बी यूज्ड फॉर दी डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी कंपाउंड को खराब कर देते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज लेकर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं, राइट। जैसे कि आपने एग लिया, ठीक है, अब जब एग आप मार्केट से खरीद के लेकर आते हो तो वो कैसा होता है, उसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको बॉईल करते हो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और उसका जो प्रोटीन है वो अनकॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। अब जो पहले उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद जो प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इस वजह से हम उसको ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट कच्चा अंडा अगर हम खाएंगे, सो दैट इज टू वी कैन से कि दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम इजीली अगर हमने खा लिया तो हो सकता है कि हमको उल्टी हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बहुत हाईली प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हमने क्या कर दिया, उसका डीनेचर्ड कर दिया। कैसे कर दिया, टेम्परेचर चेंज करके उसको हमने डीनेचर्ड कर दिया, अनकॉइलिंग कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस चीज़ का हम इस्तेमाल करके इथाइल एल्कोहल को डीनेचर्ड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। लैब में अगर हमें एल्कोहल लेके जाना है तो जो लोग एल्कोहल लेके जा रहे हैं वही रास्ते में कंज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेसिव यूज ना हो इसलिए उसको क्या कर देंगे, डीनेचर्ड कर देंगे। अब किसकी प्रेजेंस में डीनेचर्ड होगा, मिथाइल एल्कोहल, पायरिडीन्स, कॉपर सल्फेट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम इन तीनों की प्रेजेंस से इथाइल एल्कोहल को डीनेचर्ड कर सकते हैं। सो इसका हो जाएगा 12th का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th। So question 13th is which of the given represent a saponification reaction। तो saponification reaction क्या होता है, formation of soap is saponification reaction। So CH3COONA plus NaOH gives plus CaO gives CH4Na2CO3। Second is CH3COOH plus C2H5 plus H2SO4 gives CH3COOC2H5 plus H2O। Third one is 2 moles of acetic acid plus sodium metal give sodium carbonate sodium acetate plus hydrogen gas। फिर यहाँ पे this is called ईस्टर। क्या है ये, ईस्टर है। ईस्टर का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, बेस के साथ कराया। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से सोप प्लस एल्कोहल मिलेगा और यही रिएक्शन होती है सपोनिफिकेशन की, जहां पे सोप का फॉर्मेशन हो। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13th ऑप्शन डी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14th। सो क्वेश्चन 14th इज Which allotrope of carbon is in the form of geocidic globe। यानी कि स्फेरिकल शेप में कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेन या फिर कार्बन नैनोट्यूब। तो ग्रेफाइट जो है वो हमने देखा था हेक्सागोनल शेप में होता है, डायमंड जो है वो टेट्रागोनल शेप में होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका। फुलरीन जो है ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 60 कार्बन से मिलके बनता है एंड दिस इज कॉल्ड जियोसिडिक ग्लोब, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14th का यहाँ पे ऑप्शन सी फुलरीन इज करेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th। So question 15th is name the compound CH3CH2CHO is। तो इस कंपाउंड का हमको नाम बताना है, CH3CH2CHO, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, इथेनॉल या फिर इथेनल। तो देखिए CH3CH2CHO, सबसे पहले तो काउंट करो कि कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, और क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसके लिए आता है अल, तो ये बन जाएगा प्रोपेनल। क्या बन जाएगा,
प्रोपेनल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी इज, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी क्या है? इथीन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर पेंटेन. तो एलपीजी में सबसे ज्यादा, सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसका प्रेजेंट होता है? तो वो होता है ब्यूटेन का. किसका होता है? ब्यूटेन का. सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज अ सोप मॉलिक्यूल हैज. सोप मॉलिक्यूल आप सब जानते हो, देखो इस तरीके से हमें दिखेगा. ये होती है टेल एंड दिस वन इज हेड. ठीक है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल. तो सोप मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफोबिक हेड, यानी कि इसका जो हेड है वो पानी से डरता है, और टेल को पानी पसंद है. नहीं, टेल को भी पानी नहीं पसंद है, दोनों के दोनों पानी से डरते हैं. ये बात तो गलत है. हाइड्रोफोबिक हेड मतलब ये पानी से डरता है, ये पानी से नहीं डरता. ये एकदम गलत है. हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक, दोनों में से कोई पानी से नहीं डरता. ये भी गलत है. फिर है हाइड्रोफिलिक हेड, यस, इसको पानी पसंद है, इसको गंदगी पसंद है, इसको पानी से डर लगता है, तो ये हाइड्रोफोबिक टेल है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18th is the first member of alkyne homologous series is. फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज. अब देखो जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन की चेन ढूंढो कौन सी है. तो अब खुद सोचो ना कि जब एल्काइन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो वो सिंगल कार्बन में कभी बन ही नहीं सकता. उसके लिए मिनिमम हमें 2 कार्बन की जरूरत होती है. तो इनकी जो सीरीज है वो किससे शुरू होगी? मिथ से तो शुरू नहीं होगी, इथ इन या फिर इथ आइन से शुरू होती है. तो मिथ तो बिल्कुल भी मत कर देना. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एल्काइन सीरीज है तो इथाइन से स्टार्ट होगा. सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और एच, दिस इज इथाइन. ठीक है, क्या बन जाएगा? ये इथाइन बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट 19th क्वेश्चन. सो 19th क्वेश्चन इज 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड. अगर हमारे पास 100% प्योर इथेनॉल है, ठीक है, एल्कोहल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल या फिर पावर एल्कोहल. सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल. 100% प्योर एल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई ए इन दी फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, ए हमें आइडेंटिफाई करना है. क्या दिया है? CH3COOH प्लस Na2CO3 गिव. क्या मिलेगा हमें यहाँ से? देखो यहाँ से हमें सोडियम एसिटेट मिल जाएगा, है ना. CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O. जनरल रिएक्शन क्या है यहाँ पे? जब एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यानी कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देखने के लिए मिलता है. सो दिस इज सॉल्ट. ठीक है, ये क्या है? ये बन जाएगा हमारा सॉल्ट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. और इसी के साथ हमने टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं डिस्कस. ठीक है, एंड आई होप कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर
कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स का ये टेस्ट रह गया है और नेक्स्ट टाइम चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उसको गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, प्लस आपको एक व्हाट्सएप की भी लिंक मिलेगी, आप व्हाट्सएप की लिंक पे टैप करेंगे तो आप स्पेसिफिक क्लास में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 10th के तो 10th का वीडियो खोल के देख लेना, 11th के तो 11th का, 9th के तो 9th का। ठीक है, एंड फिर वहाँ पे आप अपना नाम और जो भी आपका स्कूल है और आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आप मैसेज वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर हम आपको इस टेस्ट के बारे में बताएंगे, कैसे क्या कंडक्ट होता है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे बता देंगे। ओके, तो मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है नेक्स्ट स्टेप का वो ना छूटे, आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ओके, तो बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।